Hello everyone, welcome to JL Priogen classes. This is our second class. In the last class we have discussed the syllabus and different outcomes of the syllabus. तो क्या है, अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिलेबस तो डिस्कस कर लिया. अब हम लोग सिलेबस पे आगे बढ़ेंगे. हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन टॉपिक्स को अब वन बाय वन हम लोग करेंगे. सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ईस्टर 1916. मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत लोग उसके लिए ईस्टर 1916 से अवेयर होंगे. बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में होगा. तो जो लोग नहीं पढ़े हैं या जिन लोगों ने पढ़ा भी है तो उनके लिए हम लोग आज फिर से ये क्लास रहेगा ईस्टर 1916. ईस्टर 1916 की जो कहानी है, ये जो पोएम है, इसकी जो कहानी है ये एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है. 1916 में ईस्टर अपराइजिंग आयरलैंड में हुआ था. ये आयरलैंड की कहानी है और W.B. येट्स इनके राइटर हैं जो कि एक आयरिश पोएट हैं और उन्होंने जो ये पोएट्री लिखी है वो आयरलैंड पे ही बेस्ड एक घटना हुई थी, ईस्टर अपराइजिंग जिसे कहते हैं, या ईस्टर रिबेलियन. जैसे अभी हम लोग इंडिया में है, सो लाइक इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, आयरलैंड वाज ऑल्सो अमंग वन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनीज. सो ब्रिटिशर्स वे रूलिंग ओवर आयरलैंड एंड आयरलैंड वाज अ कॉलोनी. So there were several freedom struggles going on in Ireland, but according to W.B. Yeats, he was thinking that England has already said that England will vacant Ireland after the World War. So W.B. Yeats का कहना है कि भाई ये जो ईस्टर अपराइजिंग हुआ, ईस्टर अपराइजिंग में बेसिकली हुआ क्या कि कुछ जो क्रांतिकारी थे, जिसमें एक महिला भी थी, बहुत आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया. तो इन क्रांतिकारियों ने ईस्टर के दिन सरकार के खिलाफ विद्रोह किया. लगभग 4000 के आसपास क्रांतिकारी थे. तो इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसमें क्या हुआ कि वहाँ पे ओपन फायरिंग हो गई और वहाँ पे करीब 1500 लोगों की जानें भी गई और बाकी लोगों को फांसी की सजा दे दी गई. बाद में सबको फांसी पर लटका दिया गया. तो जो W.B. येट्स का यह मानना है कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी. आपने पढ़ा है? समझ में आया था? ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से करेंगे. तो ईस्टर अपराइजिंग की घटना पर यह बेस्ड एक ट्रू इंसिडेंट है. हाँ, हालांकि हर किसी का देखने का नजरिया अलग हो. W.B. येट्स अपने नजरिए से देखते हैं, अपने नजरिए से लिखते हैं. हो सकता है हम लोगों में से कई लोगों को अच्छा लगे कि नहीं भाई, वो अपराइजिंग होनी चाहिए थी, ईस्टर रिबेलियन होनी चाहिए थी. जैसे भारत में भी हम लोगों को जो आज़ादी मिली है, द इंडिपेंडेंस विच वी हैव गॉट, ये ऐसे नहीं मिली है. इसके लिए कई लोग शहीद हुए, हजारों लोग शहीद हुए, हजारों की जानें गई, तब जाकर ये आज़ादी हमें मिली है. तो उस तरह कई लोग मानेंगे कि हाँ भाई वहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए था, ये सही था. लेकिन W.B. येट्स हो सकता है इसे गलत मानते हैं. तो यह उनका अपना मानने का तरीका है. अब वो इसे कैसे मानते हैं, बट हाँ, अब उसी स्टोरी को, उसी कहानी को, उसी एक पोएम के फॉर्म में उन्होंने लिखा है, अपने मन का दुख व्यक्त किया है. ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज सॉरोज, हिज ग्रीफ ओवर द इंसिडेंट. तो अभी क्या है कि हम लोग ईस्टर 1916 पढ़ने से पहले थोड़ा W.B. येट्स के बारे में जान लेते हैं. W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स. देखिए इधर ये बैकग्राउंड में उनकी फोटो भी लगी है, आप देख सकते हैं. He was born in 1865 and he died in 1939. He was born in Dublin. इनका जन्म डबलिन में हुआ था. ठीक है, और जो इनका टेनियर है, जो इनका लाइफ स्पैन है 1865 से 1939, ये आप देख के समझ सकते हैं कि he was majorly a Victorian poet. समझ में आ रही है बात? He was majorly a Victorian poet because in the last class we have discussed 1837 से लेकर 1901 तक विक्टोरियन एरा था. तो अब क्या 1865 में इनका जन्म हुआ, तो उसके बाद ये मेजोरली इन्होंने विक्टोरियन एरा में लिखा. उसके बाद फिर मॉडर्न आता है, उसमें भी इनकी कई राइटिंग्स हैं, बट मेजोरली ही वाज अ विक्टोरियन पोएट. अब आते हैं हम लोग ईस्टर 1916 पे आते हैं. ठीक है,
ये क्या है कि जो ईस्टर 1916 है, ये इसमें जैसा मैंने अभी बताया आपको कि भाई इंग्लैंड वाज रूलिंग ओवर आयरलैंड, तो आयरलैंड के लोग उससे बहुत खुश नहीं थे। तो 24 अप्रैल 1916 को ईस्टर के दिन वही कुछ लीडर्स ने रिवॉल्ट किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ओपन फायरिंग, जिसमें लगभग 1,500 लोगों की जानी गई और बाद में लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, तो इस घटना से W.B. ईट्स बहुत पेन में थे, ही वॉज इन टू मच पेन। कहते हैं ना कि इस घटना ने उन्हें झंझोर कर रख दिया एकदम भीतर से। इस घटना से बहुत ज्यादा आहत हुए W.B. ईट्स। उनका कहना था कि भाई जब इंग्लैंड ने ऑलरेडी हमसे वादा किया है कि हम वैकेट कर देंगे, हम छोड़ देंगे आयरलैंड को, बस वर्ल्ड वार तक रुकने की आवश्यकता है, तो इस घटना को अंजाम देने की आवश्यकता नहीं थी। वी शुड हैव वेटेड फॉर दैट, इनका ऐसा मानना था। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों से दुखी होकर, इन्हीं घटनाओं से दुखी होकर W.B. ईट्स ने इस पोएम को लिखा। ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज सॉरोज ओवर द इंसिडेंट, और मई 1916 में उन्होंने इस पोएम को लिखने की शुरुआत की, और जाकर सितंबर 1916 में ही कंप्लीटेड दिस, एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड प्राइवेटली इन अ प्रिंट रन ऑफ ओनली 25 कॉपीज, but then in 1920 it was republished in the journal The New Statesman in London and The Dial in the New York। ठीक है, इसके बाद क्या था, इस पोम को उन्होंने अपनी बुक माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर इसमें इंक्लूड किया 1921 में। और ईस्टर 1916 does not show the idealized Ireland of Gaelic tales, but rather the modern messy world of Dublin in the 1910s। क्या है कि ये जो पुराना आयरलैंड है उसके जो कल्चर है उससे रिलेट नहीं करता, बट जो मॉडर्न डबलिन और वहां पे जो घटनाएं हुई उससे ये रिलेट करके बनाया गया है। ठीक है, इस पोएम की रचना वैसे की गई है। उसके बाद दिस पोएम कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक एंड मॉडर्न कंटेंट हैज मेड द पोएम वन ऑफ ईट्स मोस्ट फेमस। ये वास्तव में W.B. ईट्स की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम है। इसमें क्या, उन्होंने जो अपने ट्रेडिशनल टेक्निक और मॉडर्न कंटेंट, देखिए ये कंसेप्ट तो एकदम मॉडर्न था चूंकि वो घटना मॉडर्न हुई थी। ठीक है, उसके बाद उस कंटेंट को लेकर और अपनी पुरानी राइटिंग टेक्निक, भाई वह तब तक वो बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड पोएट हो चुके थे, तो इन सारी चीजों को मिलाकर उन्होंने जो किया है, यही जो है इस पोएम को उनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम बनाता है। ठीक है, उसके बाद आप जब हम लोग आगे पोएम पढ़ेंगे तब इसमें आएगा अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। दिस लाइन इज रिपीटेडली यूज्ड इन द पोएम। हम लोग देखेंगे कि भाई अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, कभी भी जैसे खत्म होगा पैराग्राफ तो उसके बाद आपको मिलेगा अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। और ये इंग्लिश लैंग्वेज की पोएट्री में एक बहुत रिकॉग्नाइजेबल लाइन्स है, और ये W.B. ईट्स ने ही इंट्रोड्यूस किया इस पोएम के माध्यम से। ठीक है, दिस पोएम ऑल्सो बिल्ड्स द डेट ऑफ ईस्टर राइजिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। देखिए ये ऑल्सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भाई जो ईस्टर अपराइजिंग है, हो सकता है लोग उसे भूल जाते, लेकिन भाई जैसे हमारे वहां खूब सारी घटनाएं हुए, खूब रेवोल्यूशन हुए, लेकिन क्या सारी घटनाएं हमें याद रहती है? नहीं याद रहती है। उसका कारण क्या है कि भाई उन सारे डॉक्यूमेंटेड चीजों को हम लोग बराबर पढ़ते नहीं, बट W.B. ईट्स ने एक बड़ा काम किया इसे एक पोएम के रूप में उतार कर कि उस घटना को लोग सदैव के लिए याद करेंगे। जैसे मान लीजिए वो घटना आयरलैंड में हुई, आयरलैंड के लोगों ने रेवोल्यूशन किया, तो ये उनका विषय है, इट इज देयर मैटर, हमें उनसे क्या लेना देना भाई, वो अपने देश के लिए आजादी के लिए लड़े, उन्होंने किया, लेकिन हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वे W.B. ईट्स ने लिखा एंड इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन आवर कोर्स, और अभी आयोग के द्वारा आप लोगों के सिलेबस में भी दिया गया है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। नहीं तो हमें इसे पढ़ने की आवश्यकता ही क्या थी? हमें क्या मतलब है, क्या लेना देना कि भाई इंग्लैंड में कब अपराइजिंग हुआ, आयरलैंड में कब ईस्टर अपराइजिंग हुआ? व्हाट वी हैव टू डू विद दैट? ये इसमें दिस पोएम कंटेन्स टोटल 4 स्टैंजाज एंड देयर आर 16 लाइंस इन 2 ऑफ द स्टैंजाज एंड 24 लाइंस इन अदर 2 स्टैंजाज। देखिए इसका एक मीनिंग भी इसके पीछे छुपा है। ठीक है, कि जैसे आप देखेंगे कि 1916 ये ईयर है, तो 16 लाइंस के 2 स्टैंजा है, और 24 अप्रैल वाज द डेट, सो 24 लाइंस इन द अदर 2 पोएम्स।
ठीक है, अदर 2 स्टैंजास, ऐसा करके हुआ है, ठीक है। और ये 4 जो ऐसे हैं आपके, ये उस जो ईस्टर अपराइजिंग की घटना हुई थी, द रेवोल्यूशन, दीज 4 वेर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दैट ईस्टर अपराइजिंग, एंड दो वेर पैट्रिक पियर्स, जेम्स कॉनली, थॉमस मैकडोना एंड जॉन मैकब्रेड, ठीक है। ये चारों जो है उस घटना के टॉप लीडर्स थे, जो कहते हैं ना एकदम अग्रणी योद्धा, वही थे। हाँ, और ये देखिए कॉन्स्टेंस मार्कविज, ये महिला है, कॉन्स्टेंस गोरबूथ मैकविज, ये एक महिला थी, इनका भी ईस्टर अपराइजिंग में बहुत बड़ा योगदान है। इन्हें भी बहुत, मतलब ये एक बहुत फ्रंट फुट लीडर थी और इनका बहुत बड़ा योगदान है इस घटना में। तो इसका भी जिक्र पोएट अपने पोम में करते हैं। इन सभी लोगों का जिक्र इस पोम में है जिसे पोएट ने किया है विभिन्न माध्यमों से। उनका भाई, उनकी चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, सब पोएम पोएट ने किया है। अब आइए हम लोग चलते हैं पोम पे। ईस्टर 1916। I met them at close of day, coming with vivid faces from counter or desk among grey 18th century houses. देखिए, I met them at close of day, coming with vivid faces from counter or desk among grey 18th century houses. I met them, मैं उनसे मिला हूं at the end of the day, मतलब at the close of the day, मतलब कि जब दिन खत्म हो रहा था तब मैं उनसे मिला। और कैसे? कमिंग विथ विविड फेसेस, वो भिन्न भिन्न प्रकार के चेहरे से मिल रहे थे। मतलब भाई किसी का चेहरा हो सकता है उतरा हुआ हो, किसी का चेहरा बहुत खुश हो। कहां से आ रहे थे? फ्रॉम काउंटर और डेस्क अमंग ग्रे 18th सेंचुरी हाउसेस, मतलब कोई काउंटर पे काम कर रहा है, कोई कहीं पे किसी घर पे काम कर रहा है, या और भी कहीं पे कोई काम करके सब लोग जब लौट रहे थे तब मैं उनसे मिल रहा था, ठीक है। अमंग ग्रे का अर्थ है भाई टूटी फूटी पुरानी इमारतें, जो जिनका मरम्मत किया नहीं जाता, पुरानी बिल्डिंग होती है, द ओल्ड बिल्डिंग्स, ओल्ड हाउसेस, जिसका मेंटेनेंस का काम होता है। तो भाई वो कहते हैं कि मैं लोगों से मिला जब वो अपना काम निपटा कर शाम को घर लौट रहे थे। उसके बाद क्या कहते हैं? आई हैव पास्ड विथ ए नॉड ऑफ द हेड और पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स। आई हैव पास्ड, पास्ट मतलब कुछ पास करना, देना, विथ अ नॉड ऑफ द हेड और पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड। कहते हैं कि भाई मैं उनसे पास किया, अपना कुछ शब्द मैंने पास किया, बट दोज वर मीनिंगलेस वर्ड्स, मतलब मैंने कुछ भी समझाने का प्रयास किया, कुछ भी कहने का प्रयास किया, वो उन लोगों के लिए मीनिंगलेस था। कौन लोग थे? वो वही लोग थे जो दिन भर काम करके लौट रहे थे, वे लोग थे। और उन लोगों में से कई लोग खुश होंगे, भाई कोई सैलरी पाए होंगे, कोई पैसा मिला होगा किसी को, वो लोग खुश होंगे। अब भाई कई लोगों को बॉस की डांट पड़ी होगी, कई लोग काम ठीक से नहीं कर पाए होंगे, कितने लोगों का कुछ खो गया होगा, कुछ चोरी हो गया होगा, किसी के साथ कई घटनाएं हुई होंगी। तो भाई कोई खुश भी होगा, कोई दुखी भी होगा, कोई बहुत सामान्य की तरह रोजाना की जैसे आना जाना सारा कुछ कर रहा होगा। तो उनसे जब वे मिलते हैं, उनसे कुछ कहते हैं, लेकिन वो उनके लिए मीनिंगलेस हो जाता है। एंड थॉट before I had done of a mocking tale or a gripe, to please a companion around the fire at the club, being certain that they and I but lived where mortal is born, all changed utterly, a terrible beauty is born. फिर वो कहते हैं कि or have lingered a while and said polite meaningless words, कि भाई कई लोगों को उन्होंने रोक कर भी कई बातें कहने का प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। और कहते हैं एंड थॉट बिफोर आई हैड डन ऑफ ए मॉकिंग टेल और ए गाइब। मॉकिंग टेल और गाइब करते कुछ हास्य कहानियां, मैंने कई लोगों को हास्य कहानियां भी सुनाने का प्रयत्न किया, लेकिन लोग नहीं उससे समझे, वो भी उनके लिए मीनिंगलेस ही रहा, उसका कोई अर्थ नहीं रहा, निरर्थक। It was completely meaningless. The complete effort gone in vain, बेकार हो गया, ठीक है।
टू प्लीज द कंपेनियन अराउंड द फायर एट द क्लब, भाई किसी को प्लीज के लिए, जैसे वहां तो वो ठंडा प्रदेश है तो वहां पे भाई खूब ठंडी होती है तो शाम में क्लब वगैरह में फायर लगा के भी लोग बैठते हैं, ये भी होता है। उसके बाद being certain that they and I but lived where mortally is born, all change utterly, a terrible beauty is born। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो mortally है, mortally का अर्थ है मिश्रित। कहते हैं कि भाई being certain that they and I, यह तो सुनिश्चित है कि वे और मैं, but lived where mortally is born, हम लोग बहुत खुशी से साथ में रहते थे। मॉटली का अर्थ था मिश्रित, मिक्स्ड वे में, मतलब हम लोग साथ में खुशी खुशी मिक्स होकर एक दूसरे से मिश्रित होकर रहते थे। कब कब रहते थे? ऑल चेंज इटरली, टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, मतलब ये जो घटना हुई, द रेवोल्यूशन विच हैपेंड ऑन द ईस्टर डे, द ईस्टर अपराइजिंग, इससे पहले हम लोग हंसी खुशी एक साथ रहते थे, बट अब कई लोग साथ में नहीं है, कई लोगों का डेथ हो गया, कई लोग फांसी पे चढ़ गए, कई लोगों को गोली लग गई, तो इससे पहले हम लोग साथ में रहते थे। अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, मतलब ये जो अभी घटना हुई इसको टेरिबल ब्यूटी कहते। देखिए टेरिबल ब्यूटी, दीज टू आर वेरी कंट्राडिक्टरी वर्ड, है ना। क्या कभी भी कोई सुंदरता भयानक हो सकती है? क्या ना ब्यूटी बी टेरिबल इन एनी वे? भाई कोई खूबसूरती कभी हो सकती है क्या बहुत भयानक? नहीं, खूबसूरती अच्छी होती है, वो हमेशा, ब्यूटी इज ऑलवेज यूज्ड इन अ पॉजिटिव वे, वी कांट एक्सप्रेस इट इन अ निगेटिव वे, वो फिर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं रह जाता। ब्यूटी कैन बी नेगेटिव बट वी कांट एक्सप्रेस ब्यूटी इन ए नेगेटिव, फिर वो अगली हो जाएगा। ब्यूटीफुल है, अगर कोई अच्छा सुंदर नहीं, जैसे फूल है, मैं कहता हूं दिस रोज ब्यूटीफुल, और फिर आप कहते नहीं सर ये खराब सुंदर है, ऐसा नहीं होता, फिर कह देंगे दिस इज अगली, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। तो हाँ ठीक है, तो ये क्या है, तो वही कहते हैं द पोएट सेज दैट अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, ठीक है, एक भयंकर खूबसूरती ने जन्म लिया। कब? इस ईस्टर अपराइजिंग के बाद, मतलब कि इंग्लैंड के खिलाफ हमें विद्रोह नहीं करना चाहिए था। अब क्या, अब कैसे आजादी मिलेगी, क्या होगा, अब देखा जाए क्या होता है, कैसे होगा। इसके बाद है दैट विमेन्स डे वर स्पेंट इन इग्नोरेंट गुडविल, हर नाइट्स इन आर्गुमेंट until her voice grew shrill. What voice more sweet than hers when young and beautiful she rode to Harrier। ठीक है, यहां तक देखिए। अभी मैंने एक महिला की बात की थी, कॉन्स्टेंस मार्क्विस। कॉन्स्टेंस मार्क्विस पोएट भी इसी महिला के बारे में इन लाइंस में जिक्र कहते हैं। That women's days were spent, मतलब उस महिला के भी दिन गुजरते थे इन इग्नोरेंट गुडविल, मतलब जैसे क्या होता है कि जो खूबसूरत महिलाएं होती है, जो अमीर घराने से आती हैं, वो थोड़ी इग्नोरेंट भी होती है, ऐसा लोग मानते हैं, और गुडविल भी था, मतलब मार्केट में उनका इमेज भी बहुत अच्छा था लोगों के बीच, शी वॉज गुड, ठीक है। हर नाइट्स इन आर्गुमेंट अंटिल हर वॉइस ग्रू श्रिल, मतलब लेकिन पहले वो जब जवान थी तब ठीक थी, बट जैसे जैसे उनका उम्र ढलने लगा वो राजनीति में आ गई, और राजनीति में आ गई तो उनका आवाज खराब हो गया। प्रीवियसली हर वॉइस वॉज वेरी गुड, बट व्हेन शी एंटर्ड द पॉलिटिक्स हर वॉइस ग्रू श्रिल, ठीक है। उसके बाद राजनीति में आने से उनकी वॉइस खराब हो गई। When young and beautiful, she rode to Harrier। When young and beautiful, मतलब जब वो जवान थी और बहुत खूबसूरत थी, she rode to Harrier। she rode to Harrier का अर्थ क्या होता है? It is an English phrase जिसमें कहते हैं the women, इसका अर्थ है the women rode on a horse while hunting for a rabbit। मतलब कोई महिला जब खरगोश का शिकार करने जाती है
तब वो घोड़े पर चढ़कर गई, मतलब घोड़े पर चढ़कर वो खरगोश का शिकार करने गई। देखिए ये एक मुहावरा है, ठीक है, ये फ्रेज है। इस फ्रेज का अर्थ ये है कि भाई देखिए खरगोश का शिकार तो सब कॉमन पब्लिक करेगी नहीं, वो जो बड़े लोग होते हैं, बड़े घराने की महिलाएं होती हैं, वही लोग खरगोश का शिकार करती हैं। तो ये पोएट कहना चाहते हैं कि भाई वो एक अमीर परिवार, अमीर घराने से और बड़े घराने से आती है। एंड व्हेन शी वाज यंग एंड ब्यूटीफुल, वो भी बड़े बड़े शौक पालती थी, मतलब खरगोश का शिकार करना मतलब बड़े शौक, खूब ऐशो आराम और खूब बड़े बड़े शौक पालती थी। बट एज शी ग्रू ओल्ड शी गॉट इंडल्ज्ड इन पॉलिटिक्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट हर वॉइस thrilled। ठीक है, पहले अच्छी आवाज थी, अब खराब हो गई। क्यों? वो राजनीति में आ गई। और उनका बहुत बड़ा योगदान था इस घटना के पीछे। फिर कहते हैं, दिस मैन हैड केप्ट हिज कूल एंड रोड आवर विंग्ड हॉर्स, दिस अदर हिज हेल्पर एंड फ्रेंड वाज कमिंग इनटू फोर्स। दिस मैन हैड केप्ट हिज कूल एंड रोड आवर विंग्ड हॉर्सेस। देखिए इस लाइन में वो एक और क्रांतिकारी की बात करते हैं जिसका नाम है पैट्रिक पियर्स। अभी हम लोगों ने जो क्रांतिकारियों का नाम देखा उसमें एक पैट्रिक पियर्स भी देखा, वो ही थे। ठीक है, कहते हैं दिस मैन हैड केप्ट ए स्कूल। इनका डबलिन में एक स्कूल था, ही वॉज रनिंग अ स्कूल। ठीक है, एंड राउड और विंग्ड हॉर्सेस, ये भी बहुत हवाई सैर करते थे, खूब मतलब अच्छा जीवन जीते थे। फिर दिस अदर हिज हेल्पर एंड फ्रेंड वाज कमिंग इनटू फोर्स, ही माइट हैव वॉन फेम इन द एंड, सो सेंसिटिव हिज नेचर सीम्ड, सो डेयरिंग एंड स्वीट हिज थॉट। ठीक है, कहते हैं कि भाई उनका एक और जो हेल्पर था, उनका दोस्त था, ही वॉज कमिंग इनटू फोर्स, मतलब जैसे क्या है वो तीव्र गति से फैल रहे थे, मतलब उनका नाम हो रहा था। He might have won fame in the end, मतलब बाद में चलकर उनको खूब नाम हो जाता। And he was a poet। ठीक है, और इन लाइन्स में बात करें थॉमस मैकडोनाल्ड की, थॉमस मैकडोनाल्ड वाज ए पोएट एंड ही वाज ग्रोइंग वेल। इनका कहना है कि भाई अगर वो अपनी पोएट्री को ही ध्यान दिए होते तो वो बहुत नाम कर गए होते। उन्होंने बेफिजूल का इस आंदोलन में कूद कर ये खराब काम किया, सही नहीं किया। So sensitive his nature seemed, so daring and sweet his thought। ठीक है, उनके थॉट भी बहुत अच्छे थे, बट वो गड़बड़ कर गए। कैसे? इस आंदोलन में कूद कर। यह आंदोलन नहीं करना चाहिए था। दिस माइट नॉट हैव हैपेंड। This other man I had dreamed, a drunken, vainglorious lout. He had done most bitter wrong to some who are near my heart. Yet I number him in the song. He too has resigned his part in the casual comedy. He too has been changed in his turn, transformed utterly. कहते हैं भाई इस this other man I had dreamed, भाई ये जो मैं दूसरे व्यक्ति की अब बात करने जा रहा हूं, ठीक है, पोएट ने सबसे ज्यादा बुराई इसी की है और वो सबसे ज्यादा इसी से चिढ़ते थे, बहुत सबसे ज्यादा इसी से उन्हें परेशानी थी। एंड ही वॉज जॉन मैकब्रेड। ठीक है, ही वॉज मेजर जॉन मैकब्रेड। वो कहते हैं ही वॉज अ वैनग्लोरियस लाउट, अ ड्रंकन, शराब खूब पीते थे। एंड वैनग्लोरियस का अर्थ होता है गुमानी, बहुत अहंकारी। लाउट का अर्थ होता है गंवार। उसे कई सारी उपाधि दे देते हैं पोएट। और इन्होंने ही सबसे ज्यादा मेरा नुकसान किया, मतलब जो अच्छे भी लोग थे उनको भी राजनीति में इन्होंने कुदाकर और सबसे खराब करवा दिया। ठीक है, फिर कहते हैं he too has resigned his part in the casual comedy। मतलब ये जो ईस्टर अपराइजिंग की घटना होती है इसे WB Yeats एक कैजुअल कॉमेडी की तरह कहते हैं। इट वॉज अ कैजुअल कॉमेडी। भाई उतने बड़े रिवॉल्यूशन को ये कैजुअल कॉमेडी कहते हैं। और कहते हैं अब इनका पार्ट रिजाइन हो गया, भाई तो चले गए प्रभु के पास, तो रिजाइन ही हो गया, उनका पार्ट खत्म हो गया, है कि नहीं। He too has been changed in his turn, transformed utterly. A terrible beauty is born। फिर से वही कहते हैं, a terrible beauty is born।
फिर देखिए अब क्या है कि अब वो इन रेवोल्यूशनरीज की तारीफ भी करने लगते हैं। एक पक्ष तो वो था खूब बुराई की उन्होंने, अब क्या उसकी तारीफ भी करते हैं। देखिए, hearts with one purpose alone through summer and winter seem enchanted to a stone to trouble the living stream। कहते हैं भाई कि चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, उनके हृदय में एक ही पर्पस था। वो क्या था? आयरलैंड की आजादी। हम लोग भी जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, महात्मा गांधी थे और भी पंडित मदन मोहन मालवीय थे और भी तमाम, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, जितने भी क्रांतिकारी हैं, उनके हृदय में एक ही सपना था, भारत की आजादी। भारत की आजादी के अलावा कोई सपना नहीं था। उसी तरह वहां पे भी ये कहते हैं कि भाई इन लोगों के मन में एक ही सपना था, आयरलैंड की आजादी। आयरलैंड को किस तरह फ्री किया जाए। द हॉर्स that comes from the road, the rider, the birds that range from cloud to tumbling cloud, minute by minute they change. A shadow of cloud on the stream changes minute by minute. A horse who slides on the brim and a horse splashes within it. The long-legged moor hens dive and hence to moor clocks call. Minute by minute they leave the stones in the midst of all. कहते हैं भाई कि जो सड़क है, सड़क से गाड़ियां चलती, उस समय ज्यादा घोड़े गाड़ी होते थे, तो सॉरी, कहते हैं कि भाई जो गाड़ियां आ रही हैं उसके राइडर भी हर मिनट बदल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो पंछी हैं, जो घूमती हैं, विचरण करती हैं, वो भी बदल रही हैं। उसके बाद अब देखेंगे जब क्लाउड, बादल ऊपर से जाते हैं तो उनका भी नीचे परछाई बनता है, छाया होता है ना, तो वो भी बदल रहा है मिनट बाय मिनट। उसके बाद आप द लॉन्ग लेग्ड मूर हेंस डाइव। डाइव करना अर्थ क्या होता है? तैरना। डाइव करना, डाइविंग नहीं, हाँ नहीं, स्विमिंग मतलब तैरना होता है, एक होता है डाइव करना। ठीक है। एंड हेंस टू मूर कॉक्स कॉल मिनट बाय मिनट दे लीव द स्टोन्स इन द मिडस्ट ऑफ ऑल। कहते हैं कि भाई अब तो वो हमारे बीच है नहीं, वो तो गुजर गए। सारा कुछ मिनट बाय मिनट चल रहा है, चेंज होता जा रहा है, पूरा समाज बदल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बदलता जा रहा है, ठीक है। जो समय है मिनट बाय मिनट बदल रहा है, सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन बस एक चीज है जो सबके दिलों में पत्थर की तरह है, द स्टोन इन द मिडस्ट ऑफ ऑल। वो क्या है? आजादी का सपना, आजादी की लड़ाई। ये सबके मन में पूरा घर करके बैठा हुआ है। Too long a sacrifice can make a stone of the heart. Oh, when may it suffice? That is heaven's part, our part, to murmur name upon name, as a mother names a child when sleep at last has come on limbs that had run wild. कहते हैं भाई too long a sacrifice, भाई कितना लंबा और एक sacrifice चलेगा? बलिदानों पे बलिदान होते जा रहा है, बलिदान पर बलिदान। फ्रीडम फाइटर्स मरते जा रहे हैं, उनका sacrifice होता जा रहा है। कैन मेक ए स्टोन ऑफ द हार्ट। अब इससे ज्यादा अगर sacrifice हुआ तो भाई लोगों के दिल तो पत्थर के हो जाएंगे। सबका भाई हमारे देश के इतने वीर सपूत बलिदान होते जाएंगे तो सबका हृदय तो पत्थर का हो जाएगा। ओ व्हेन मे इट सफिस, ये कब तक पर्याप्त हो पाएगा? कब ये समाप्त हो पाएगा? कब तक खत्म होगा? दैट इज हेवंस पार्ट, आवर पार्ट, टू मर्मर नेम अपॉन नेम एज अ मदर नेम्स अ चाइल्ड व्हेन स्लीप एट लास्ट हैज कम ऑन लिम्स दैट हैड रन वाइल्ड। कहते हैं भाई अब तो हमारे पास एक ही काम रह गया, हेवन के पास और हमारे पास। जिस तरह माँ अपने बच्चों का नाम लेते लेते नहीं थकती, उस तरह भाई अब जो स्वर्ग है वहां पे भी हमारे लोगों का
नाम लिखाते लिखाते नहीं थक रहा होगा। वो लोग भी अब क्या है कि मतलब इतने लोगों की बलिदानी हो रही है कि वहां पे तो लिस्ट बढ़ता जा रहा होगा। अब हम लोग बस नाम जपते जा रहे हैं क्रांतिकारियों का, अब वो शहीद होते जा रहे हैं, उन क्रांतिकारियों का नाम हम बस जपते जा रहे हैं और कुछ तो काम हमारे पास बच नहीं रहा। मतलब उनका कहने का अर्थ ये है कि हमारे वहां खूब बलिदान हो रहे हैं, ये कब तक रुकेगा? अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा हृदय भी पत्थर का हो जाएगा। आवर हर्ट विल बिकम ऑफ स्टोन, पाषाण हृदय कहते हैं हिंदी में। फिर कहते हैं व्हाट इज इट बट नाइट फॉल, नो नो नॉट नाइट बट डेथ, वॉज इट नीडलेस डेथ आफ्टर ऑल, फॉर इंग्लैंड मे कीप फेथ फॉर ऑल दैट इज डन एंड सेड, वी नो देयर ड्रीम इनफ टू नो दे ड्रीम्ड एंड आर डेड, व्हाट इफ एक्सेस ऑफ लव bewildered them till they died, I write it out in a verse। कहते हैं कि ये क्या था? एक नाइटफॉल था, एक सडन नाइटफॉल, नो 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 नॉट नाइट बट डेथ। वो डेथ को एक सडन नाइटफॉल से कंपेयर करते हैं, ठीक है। वॉज इज नीडलेस डेथ आफ्टर ऑल, फॉर इंग्लैंड में की फेथ। फिर वही बात जो मैंने बताई वही कहते हैं कि भाई क्या इसकी आवश्यकता थी? क्या यह घटना होना चाहिए था? क्या इस घटना को अंजाम देना जरूरी था? हम लोगों को इंग्लैंड पे भरोसा रखना चाहिए था। जब इंग्लैंड ने कहा था कि भाई वर्ल्ड वार के बाद हम लोग आजादी दे देंगे, तो हमें इस बात को माननी चाहिए थी। क्या इस घटना को अंजाम देने की आवश्यकता थी? वी नो देयर ड्रीम इनफ टू नो दे ड्रीम्ड एंड आर डेड, बट व्हाट इफ एक्सेस ऑफ लव bewildered them till they died। कहते हैं भाई हमें पता है कि आयरलैंड को आजाद करना उनका सपना था, उस सपने के अलावा उन्होंने कुछ जिया भी नहीं, लेकिन क्या आज उस सपने की वजह से वो तो शहीद हो गए ना, वो तो बचे नहीं, उनकी तो मृत्यु हो गई है ना, उसके वजह से तो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कहते हैं कि भाई ये एक्सेस ऑफ लव जो मातृभूमि के प्रति, जो देश के प्रति एक्सेस ऑफ लव था, आज उसी की वजह से वे डेड हैं। उसे कंट्रोल करके करना चाहिए, लेकिन क्या होता है वास्तविकता में जब देश की लड़ाई आप देखेंगे, भगत सिंह, फिर आप उन्हें भी कहेंगे भाई एक्सेस ऑफ लव की वजह से चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नहीं होता। हर कोई अपने तरीके से देश को आज़ाद कराना चाहता है। जब गुलामी होती है ना, तो गुलामी बहुत एक ऐसा विषय हो जाता है। आप खुद सोच कर देखिए, अभी आपको एक घर पे कैद कर दिया जाए, किसी का गुलाम बना दिया जाए, आप कैसे रहेंगे? उस तरह पूरे देश को गुलाम कर देना, पूरे समाज को गुलाम करके चलाना, ये कितनी बड़ी घटना होती है। वैसे में हर पल हर क्षण लगता है कि अपनी मातृभूमि को आज़ाद करा ले, तुरंत कैसे करके हम स्वतंत्रता पा ले। तो ये होता है। कहते हैं कि भाई उनके बारे में मैं कुछ वर्ड्स में कहता हूं। मैकडोनाल्ड एंड मैकब्रिड एंड कॉनली एंड पियर्स, नाउ एंड इन द टाइम टू बी वेयर ग्रीन इज वॉर्न, आर चेंज अटरली, अ टेरिबल ब्यूटी इज वॉर्न। कहते हैं, उनका नाम लेते हैं फ्रीडम फाइटर्स का, मैकडोनाल्ड एंड मैकब्रिड एंड कॉनली एंड पियर्स, नाउ इन टाइम टू बी वेयरएवर ग्रीन इज वॉर्न। यहाँ ग्रीन से मतलब है जो आयरलैंड का झंडा है, ध्वज है, द फ्लैग ऑफ आयरलैंड, इट इज ऑफ ग्रीन कलर। कहते हैं जब भी ग्रीन मतलब झंडा जब भी फहराया जाएगा, लहराया जाएगा, वॉर्न मतलब पहनना होता है, मतलब जब भी उसको आसमान पर लहराया जाएगा, तो मतलब जब भी आयरलैंड की आज़ादी की बात आएगी तो इन लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, ये लोग कभी भूले नहीं जाएंगे, ठीक है। आयरलैंड की आज़ादी के अंतिम क्षण तक ये लोग हमेशा याद किए जाएंगे। फिर वही कहते हैं, अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, ठीक है। ये तो हो गई पोएम की बात। अब पोएम में क्या क्या यूज है थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ सिंबल्स है, एलेगरी है। सर एक लाइन डैड के ऊपर जो एक लाइन था उसका कौन सा? डेड। एंड हॉर्स प्लेसेस विद इन इट। ये प्लेसेस का अर्थ क्या होता है? छोटा सरोवर, छोटा तालाब। ब्रेम, ब्रेम का अर्थ क्या होता है? किनारा, ठीक, इसलिए तो मैं बता रहा हूं, ब्रेम का अर्थ होता है किनारा, ठीक है। तो अ हॉर्स हूफ स्लाइड्स ऑन द ब्रेम, ठीक है। तो जो घोड़ा है वो किनारे पर जाता है, आता है, उसको मिनट बाय मिनट जो चेंज है उसको उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है,
ठीक है, जो मिनट बाय मिनट उन्होंने चेंज का, देखिए जो हूफ होता है, हूफ क्या होता है, घोड़े की खुर होती है। तो और घोड़े की जो खुर है, जैसे वो चलता है तो उठता है, किनारे पे आता है, फिर जाता है, तो वो घोड़े की जो पैर है, घोड़ा भाई कहीं भी चलेगा तो पैर से ही चलेगा, तो अपने खुर जो होता है उसके माध्यम से ही तो चलेगा। तो उसके बारे में ये कहते हैं, ये जो चेंज आ रहा है उसके उसी को लेकर ये पूरा कहने का प्रयास करते हैं। देखिए ईस्टर जो है, ईस्टर पे ही घटना हुई है, तो ये एक एलेगरी की तरह यहाँ यूज किया गया है, ठीक है। ईस्टर की घटना जो है, देखिए कोई भी पोएम है उसमें कई सारे सिंबल्स आएंगे, उसके बाद उसमें कई पोएटिक टेक्निक्स होती हैं, फिर उसका क्या राइटिंग टेक्निक रहा है, क्या क्या यूज़ हुआ, ये सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अभी देखेंगे, ठीक है। सर यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, हाँ ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे, अभी तो एक दो क्लासेस स्टार्ट हुए, सब्सक्रिप्शन तो है ठीक सारा। एक ही क्लास हुआ है। हाँ ये फर्स्ट है आज, लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने वो सिलेबस डिस्कस किया था। सैटरडे को हम सोचे थे होंगे, बट इतना बारिश हो रहा है। लाइट नहीं थी, कहीं लाइट ही नहीं थी, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता। लगातार झारखंड की ये स्थिति होगी, राजधानी में लाइट नहीं रहती, वो भी लगातार 4-2 दिनों तक, 48 घंटे तक। ये तो प्रोजेक्ट था हम लोग को दिन में बनाए थे। भाई जिस राज्य की राजधानी में 2-2 दिन तक लगातार बिजली ना हो, वो भी राजधानी के प्रमुख जगह में, तो आप समझ सकते हो उस राज्य का बंटाधार कैसे होगा, या हो चुका है ना, या कैसे नहीं होगा। बिजली की व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। 2 दिनों तक बिजली नहीं रहना हाहाकार हो गया था। देखिए इसमें क्या है, जो ईस्टर है एक एलेगरी की तरह यूज्ड है, ठीक है। और जो ईस्टर राइजिंग है ये एक क्रिश्चियन हॉलीडे की तरह हॉलीडे होता है, ठीक है। और तो ईस्टर के भी सिग्निफिकेंस को इस पोएम में दर्शाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। क्या है कि ईस्टर मतलब कितना बड़ा त्यौहार है, और ईस्टर के दिन उतने बड़े रिवॉल्यूशन को अंजाम देना, ये सबसे पहले किया गया। तो इस माध्यम से ईस्टर के सिग्निफिकेंस को यहाँ पे दर्शाने किया गया है, ठीक है। फिर देखिए विंग्ड हॉर्स एक सिंबल की तरह यूज हुआ है, देखिए ऐसा हमने इसलिए इसे नोट कर दिया है ठीक से कि ये कैसे आप कर सकें। फिर देखिए स्टोन है, वो भी एक सिंबॉलिक फॉर्म में यूज हुआ है। स्टोन क्या, जैसे कहते हैं ना भाई हृदय पत्थर का हो जाएगा, मतलब, और एक स्टोन होता है डेडिकेशन की तरह भी यूज किया गया है, जैसे कि भाई उनके मन में एक पत्थर की तरह उद्देश्य था, क्या, बस आयरलैंड की आज़ादी। तो वो हाँ गोल, एक गोल की तरह, लाइक ए गोल, एक गोल की तरह, एक एम की तरह, एक फोकस्ड, एक डेडिकेशन, वो भी एक दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर देखिए ग्रीन भी जो है वो एक सिंबल की तरह यूज्ड है, जो आयरलैंड का जो ध्वज है, झंडा है, फ्लैग है, वो ग्रीन है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। इसमें कुछ लिटरेरी एलिमेंट्स जो है वो क्या है, इट इज स्पीकर और नैरेटर के द्वारा ही बताया गया है। भाई जो पोएट है उन्होंने खुद इसे एक्सप्रेस किया है, तो ये उनके अपनी फीलिंग भी है, तो इसलिए नरेटर है और एक पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से लिखा गया। देखिए वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही दे रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने गलत किया, देयर वाज नो नीड ऑफ दिस अपराइजिंग, दिस रिबेलियन, सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ व्यू। फिर देखिए इसका जो राइमिंग स्कीम है ए बी है, ठीक है, और ये एक आयम्बिक ट्राइमीटर है और 3 स्ट्रेस लाइन्स है इसमें, और ये है। फिर इसमें कुछ मेटाफर्स एंड सिमिलीज भी यूज्ड हैं, जैसे आवर विंग्ड हॉर्स बोथ रेफर्स टू द मिथिकल हॉर्स पेगासस एंड इज अ मेटाफर फॉर द आर्ट ऑफ पोएट्री।
और भी है जैसे कि टू लॉन्ग अ सेक्रीफाइस कैन मेक ए स्टोन ऑफ हर्ट, द हर्ट इज ए मेटाफर फॉर ह्यूमन फीलिंग्स एंड द स्टोन इज ए मेटाफर फॉर द नंबलिंग ऑफ दिस फीलिंग थ्रू एक्सेसिव सेक्रीफाइस। भाई बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस हो जाएगा तो हृदय पत्थर का हो जाएगा, तो इट इज ऑल्सो यूज द मेटाफर। कुछ एलिट्रेशन और एजोनेंस भी हैं, देखिए नाइटफॉल से भी जो उसमें ये कंपेयर किया गया, तो वो भी एक कंपैरिजन है, सडन कंपैरिजन, सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड हियर। फिर आप एलिट्रेशन और एजोनेंस भी है, जैसे अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, ठीक है, जैसे यहाँ पे बी ब्यूटी इज बॉर्न, तो ये आपका एलिट्रेशन भी है और इसमें एजोनेंस है, जो एक लिंग्विस्टिक्स में आप पढ़ेंगे कि एक ही जो सिंबल है उसका यूज हो रहा है लगातार, तो इस तरीके से ये हुआ। फिर यहाँ सेंसिटिव हिज नेचर सीम्ड, इसमें भी एलिट्रेशन है। फिर यहाँ पे नो नो नॉट नाइट बट डेथ, यहाँ पर एन साउंड्स का है एलिट्रेशन। इस तरीके से एजोनेंस है यहाँ पे आई साउंड्स का, कमिंग विथ विविड फेसेस, ये भी हाँ ये एक पोइटिक डिवाइसेस हैं ये सारे, जैसे अलंकार हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी पढ़ते होंगे तो अलंकार नहीं ठीक है। उसके बाद और है ये देखिए आप लोग, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोम। और इससे क्या है कि हम लोग बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव जो इसके क्वेश्चंस है वो सब आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि कैसे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अभी क्या पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर सबसे क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो दिस ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू ऑल।